आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट में स्वागत है। आज हम अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया था और आज हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अम्ल के बारे में आप पहले की कक्षाओं के अंदर भी पढ़ चुके हैं, 8 के अंदर, 6 के अंदर, 7 में, कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे फल हैं या खट्टी वस्तुएं हैं उनमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसको आपको इस प्रकार से यानी ट्रिक से याद रखना है। नल, अम्ल के अंदर क्या रखना है आपको? नल, यानी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये H+ आयन अपने को दिखते तो नहीं है, लेकिन ये इसकी विशेषता बताई गई है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब आता है क्षार। ये क्षार जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी अम्ल का विपरीत होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं तो क्षार लाल को नीला कर देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो अम्ल और क्षार के बारे में ये 3 चीज़ें हैं, इसमें 3 इसके गुण हैं और 3 ही गुण क्षार के हैं। अगर अम्ल और क्षार में अंतर पूछा जाए तो अपन आसानी से अंतर इनका आसानी से कर सकते हैं। सभी जो खट्टे फल होते हैं उनमें अम्ल होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया। इनमें सब में अलग अलग अम्ल होते हैं। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। तो इन सभी में इनकी भी एक सारणी आपको बताई जाएगी कि किस में कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार पाया जाता है। अब पढ़ेंगे आगे अपन सूचक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सूचक का मतलब है सूचना देने वाले। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ये सूचक कहलाते हैं। ऐसे कुछ यानी पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो यानी प्राकृतिक भी हैं और संश्लेषित भी हैं। अर्थात सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। इन सूचकों को जब अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है तो ये रंग बदल करके या गंध में परिवर्तन करके एक सूचना देते हैं कि उपयुक्त माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे यानी प्राकृतिक सूचकों के अपन उदाहरण लें तो प्राकृतिक सूचक हैं तो लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, गुड़हल, ये सभी यानी पुष्पीय पौधे हैं। हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम और गुड़हल, इनके सभी यानी पुष्प जो हैं, इनके पुष्पों की जो पत्तियाँ होती है, पुष्पों की जो पंखुड़ियाँ होती है, उनका यानी रस निकाल करके उनसे फिर अपन अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। इसी प्रकार से लिटमस पत्र, हल्दी जो होता है वो अम्ल के साथ में रंगीन रहता है, रंगहीन और क्षारीय माध्यम में लाल भूरे रंग का हो जाता है। हल्दी का अपन आसानी से इसका अपन प्रयोग अपने घरों में भी कर सकते हैं। एक यानी कटोरी में हल्दी लेकर के उसका जलीय विलयन या उसका पेस्ट बना करके जब उसमें साबुन का घोल डालते हैं तो रेड कलर का हो जाएगा, लाल भूरे कलर का विलयन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हल्दी क्षारीय माध्यम में लाल भूरा रंग प्रदर्शित करती है। तो हल्दी भी एक प्रकार की सूचना दे रही है। ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक मतलब इनको बनाया नहीं गया है, ये संश्लेषित नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं।
जैसे लिटमस पत्र, जो लिटमस पत्र होते हैं ये भी लाइकेन नामक एक पौधे से बनाए जाते हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। शैवाल और कवक आपस में एक दूसरे से मिलकर जब साथ रहते हैं तो उसमें लाइकेन का निर्माण होता है। तो ये लाइकेन से बनाया जाता है, ये भी आगे आपको बताया जाएगा अभी। अब आ रहे हैं यानी संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक मतलब ये मानव निर्मित है। जैसे अपने 7th क्लास में पढ़ा था संश्लेषित रेसे, मतलब जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं, जो यानी कृत्रिम होते हैं। तो ऐसे ही ये संश्लेषित जो सूचक हैं ये यानी कृत्रिम है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज और यानी फिनोल्फिथलीन, ये भी एक प्रकार के संश्लेषित सूचक हैं और ये भी अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग कलर प्रदर्शित करते हैं। ये आगे भी आपको बताया जाएगा। अब आ रहा है लिटमस पत्र के बारे में। लिटमस पत्र जो मैंने बताया था कि ये लिटमस पत्र लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो थैलोफाइटा समूह का पौधा है। ये अलग अलग यानी समूह बने हुए हैं। तो ये जो लाइकेन जो पौधे होते हैं, ये लाइकेन पौधे थैलोफाइटा जो समूह है, जो ग्रुप है, उसका मेंबर है ये। और इस लाइकेन से ही लिटमस पत्र प्राप्त किए जाते हैं। तो लिटमस पत्र भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अब आते हैं यानी कि गंधीय सूचकों के बारे में। नाम से ही लग रहा है कि इनकी गंध में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, या तो उनकी जो गंध है वो गंध बनी रहती है या वो उनकी गंध गायब हो जाती है। तो ये गंधीय सूचक जो होते हैं ये अम्ल और क्षार के साथ में अपनी गंध को बनाए रख लेते हैं या अपनी गंध को चेंज कर लेते हैं या गंधहीन हो जाते हैं। तो ऐसे सूचक कहलाते हैं गंधीय सूचक। आपकी बुक में 3 यानी कि गंधीय सूचकों के उदाहरण हैं। ये देखिए गंधीय सूचक, ये गंधीय सूचकों के उदाहरण, एक तो वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये 3 गंधीय सूचक हैं। और गंधीय सूचकों का प्रयोग कौन कर सकते हैं? दृष्टि बाधित विद्यार्थी या जो भी यानी दृष्टि बाधित है, जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, यानी कलर को चेंज कर देख नहीं सकते हैं, तो वो गंध को तो महसूस कर सकते हैं। तो ये गंधीय सूचकों के द्वारा जब अपन अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं तो ये दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आ रहा है इसके अंदर यानी वेनिला। देखो वेनिला क्या है? एक यानी सुगंधित पदार्थ है जो वेनिला वंश के आर्किड पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये वेनिला एक प्रकार का यानी फ्लेवर है। जैसे यानी वेनिला के आइसक्रीम कोन भी आते हैं तो उनमें एक प्रकार का यानी फ्लेवर होता है। तो ये एक यानी सुगंधित पदार्थ है जो कि वेनिला वंश का एक पौधा है आर्किड। तो आर्किड पौधे का अर्क मानो, या आर्किड पौधे का यानी सत्व उससे प्राप्त किया जाता है। जैसे कि वेनिला सत्व, अम्ल के साथ गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब वेनिला सत्व को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो वेनिला सत्व की गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गंध ऐसी कैसी आती रहेगी। और जब वेनिला सत्व को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो क्षार के साथ गंध में परिवर्तन हो जाता है, या तो उसकी गंध ओरिजिनल जो गंध है वो गंध नहीं रहेगी। तो ये इसका यानी वेनिला का हो गया। अब देखो प्याज का। प्याज का जो आपकी बुक में दिया गया है क्रियाकलाप वो इस प्रकार से दिया गया है कि प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको किसी कपड़े में ले करके उसको यानी फ्रिज में रख देते हैं 4-5 घंटे के लिए, और वापस जब उसको फ्रिज में रखेंगे तो उसकी गंध उस कपड़े में आ जाएगी। और जब उस कपड़े के ऊपर अपन अम्ल डालते हैं तो अम्ल के साथ प्याज की गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब प्याज की गंध आ रही है तो उसको अपन यानी क्षार के साथ में उसको धो सकते हैं या क्षार के साथ में उसकी अभिक्रिया हो सकती है तो उसकी गंध समाप्त हो जाएगी। अगला गंधीय सूचक है लौंग का तेल। लौंग के तेल की भी एक विशेष गंध होती है। अम्ल की उपस्थिति में लौंग तेल की गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अम्ल के साथ अगर अपन लौंग का तेल डालें तो लौंग के तेल की गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या अम्ल में
लौंग के तेल की कुछ बूंदें डालें तो भी अपने को उस विलयन से लौंग के तेल की गंध आती रहेगी। इसका मतलब दिया गया विलयन क्या है, अम्लीय है। और क्षार की उपस्थिति में लौंग के तेल की गंध समाप्त हो जाती है। अगर वो क्षार है तो उसके लौंग के तेल की जो गंध है विशेष, वो गंध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वो गंध हमें महसूस नहीं होती। तो ये गंधीय सूचक हैं। एक तो वेनिला सत्व, प्याज और लौंग का तेल, ये भी यानी प्राकृतिक सूचक हैं। अगर प्राकृतिक सूचक आपसे पूछा जाए तो आप उसके अंदर इनके उदाहरण भी दे सकते हो। अब देखो कि जो हमने पीछे पढ़े थे कि हल्दी क्या करती है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन। अम्लीय माध्यम में हल्दी का कलर यानी पीला ही रहेगा, वो जैसा है वैसी ही रहेगी, लेकिन क्षारीय माध्यम में लाल भूरे रंग की हो जाएगी। इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी का बताया गया है। लाल पत्ता गोभी की जो पत्तियाँ होती है, उन पत्तियों को अपन पीस करके उसका भी यानी अपन जूस निकाल लेंगे। इसमें क्या पाया जाता है, जूस में फ्लेविन या एंथोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये फ्लेविन या एंथोसाइनिन वर्णक अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे अम्लीय माध्यम में उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में नीला हरा हो जाएगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें सिर्फ लाल पत्ता गोभी है, पिटूनिया है, गुड़हल वगैरह है, हल्दी है, ये दे रखे हैं सिर्फ यानी प्राकृतिक यानी सूचकों के रूप में। इनका विवरण ये नहीं दे रखा है कि कौन किसके साथ कैसा रंग प्रदर्शित करता है। मैंने ये आपको जानकारी के लिए इसमें ऐड किया हुआ है। इसी प्रकार से जैसे कि पिटूनिया भी एक यानी पुष्पीय पौधा है, और इसके पुष्पों की जो पंखुड़ियाँ होती है उसका अपन यानी जूस निकाल लेंगे, उसका रस निकाल लेंगे, और उसका जूस जो होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल रंग प्रदर्शित करता है और क्षारीय माध्यम में हरा रंग प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से गुड़हल के फूल आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे होते हैं, लाल रंग के बड़े फूल होते हैं। तो अम्लीय माध्यम में गुड़हल के फूलों का जूस गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। ये 8 क्लास में भी था, बिल्कुल वहाँ पर बताया गया था। और क्षारीय माध्यम में हरा रंग प्रदर्शित करता है। अब 2 यानी संश्लेषित सूचक हैं, जैसे कि जो कि अमूमन यानी प्रयोगशाला के अंदर ये प्रयोग किए जाते हैं। एक तो मेथिल ऑरेंज, इसका कलर नारंगी होता है। तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाता है, लाल रंग का। इस मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। और ये यानी क्षारीय माध्यम में कैसा रंग प्रदर्शित करता है, पीला रंग। तो मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है। इसी प्रकार यानी फिनोल्फ्थलीन जो है वो अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है। अगर आपको दिया गया अम्ल है और जैसे ही आप इसके अंदर यानी फिनोल्फ्थलीन डालते हैं तो उस अम्ल में कोई चेंज नहीं होगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वो अम्लीय है। और ये यानी फिनोल्फ्थलीन जो है ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। अगर आपको दिया गया सैंपल अगर वो क्षार है और उसके अंदर जैसे ही अपन ये डालते हैं फिनोल्फ्थलीन सूचक, तो उसका कलर चेंज होकर के गुलाबी हो जाएगा। तो ये आपको इनके ज़रूर आपको याद रखने की, लाल रंग का हो जाता है पीला, और इसके अंदर फिनोल्फ्थलीन में रंगीन और गुलाबी। और एक वो लिटमस पत्र वाला कि वो अम्ल और क्षार के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अब अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म, कि अम्ल और क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म है वो किनके साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या उत्पाद देते हैं। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, जो यानी कि धातुएं होती है उनके साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है। जैसे धातु है प्लस उसमें अम्ल मिलाया तो क्या बनेंगे, लवण बनेंगे। जैसी धातु होगी वैसे लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में कि धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे एक हमने यहाँ रासायनिक समीकरण से लिया, जिंक, जो जिंक धातु है जस्ता, उसको एक प्रखनली में लेकर के जब उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो एक लवण बनता है जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट जो लवण है
ये यानी जहरीले होते हैं, जो धात्विक जो लवण बनते हैं वो जहरीले होते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो यही पूछा जाता है कि कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और कभी कभी ये जो रासायनिक अभिक्रिया भी इसकी पूछी जा सकती है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर क्रियाकलाप 2.3 के अंदर दे रखे हैं कि जैसे जो धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्या सभी अम्लों के साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है या नहीं है? तो इसका क्रियाकलाप 2.3 के अंदर एक HCl अम्ल दिया गया है। तो HCl अम्ल के साथ जब जिंक की अभिक्रिया होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया होती, यहाँ हमने सिर्फ ये धातु तो जिंक ही रखा है लेकिन अम्ल को चेंज किया है। तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, ये भी लवण है और यहाँ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है एसिटिक एसिड, जो कि यानी सिरके में होता है। एसिटिक एसिड की जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ये यानी संतुलित समीकरण है ये, तो क्या बनता है? जिंक एसीटेट 2Zn कोष्टक CH3CO का ट्वाइस प्लस H2, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और इस क्रियाकलाप में दे रखा है एक कि जब HNO3 के साथ अभिक्रिया होती है जिंक धातु की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं हो रही है। ये इस प्रकार के अपवाद महत्वपूर्ण होते हैं कि क्यों नहीं हो रही है। फिर देखो क्या बन गया, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बन रही है और जल बन रहा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनी थी लेकिन HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण उसने हाइड्रोजन गैस को किस में ऑक्सीकृत कर दिया? जल में ऑक्सीकृत कर दिया, इसलिए यहाँ पर जल का निर्माण हो गया। तो देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु के अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब है नाइट्रिक अम्ल जो है बहुत जल्दी से और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसीलिए ये बनने वाली H2 गैस को ऑक्सीकृत करके जल बनाता है। अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन जैसे ही बनती है वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत कर देता है नाइट्रिक अम्ल, और किसका निर्माण कर देता है? जल का। तो ये अगर आपसे अगर पूछा जाए तो HNO3 के साथ, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो ये नाइट्रिक जो अम्ल है ये धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। दूसरा है धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया। पहले पढ़ा था धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, और अब धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया। जैसे ये क्षार है NaOH और धातु हमने जिंक की ली है, तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये इसमें सारे क्षार जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो ये आपके सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर। हाँ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सोडियम जिंकेट, इसका सूत्र पूछा जाता है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र लिखो, तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ये पूछा जाता है इसमें सूत्र। और अमूमन यही है कि धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया, ये धातु हो गई, ये क्षार हो गई, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है। सोडियम जिंकेट का ये सूत्र आपको याद करना है। तीसरा गुण है अम्लों के धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। जो धातु कार्बोनेट होते हैं जैसे CaCO3, इसमें धातु कैल्शियम है और कार्बोनेट कौन है? CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये दे रखा है Na2CO3। तो सभी धातु कार्बोनेट, देखो यहाँ सभी आ रहे हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या उत्पाद बनाते हैं? संगत लवण बनाते हैं। संगत लवण का मतलब है जैसी धातु होगी उसी के अकॉर्डिंग लवण बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा।
ये उत्पाद आपको याद कर लेने हैं कि धातु जो होते हैं वो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके 3 चीज़ें बनाते हैं। एक तो लवण बनाएंगे, एक धातु, एक यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और एक जल बनाएंगे। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसकी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ, तो जैसी धातु है उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो ये लवण बन गया सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं अपन नमक। ये बन गया जल और ये बन गई CO2 गैस। तो ये आपको याद रखना है कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके 3 उत्पाद बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये लवण देखो NaCl, ये H2O और ये CO2। जब अपन, ये है चूने का पानी, ये यहाँ एक्स्ट्रा दिया गया है कि जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, ये इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं या चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है कि ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, और ये एक प्रकार का श्वेत अवक्षेप है। चूना पत्थर, ये खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, जैसे कि चूना पत्थर CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं चूना पत्थर। और सिर्फ आता है चूना तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, उसको कहते हैं सिर्फ चूना। जब कहते हैं चूना पत्थर जो खानों से निकाला जाता वो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये खड़िया चौक जिसको कहते हैं, और संगमरमर, ये यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। चौथा अम्लों का जो गुण है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया, कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों की कैसे विक्रिया होती है। जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहाँ पर क्या था Na2CO3, यहाँ पर देखो Na2CO3 था, यहाँ एक सोडियम की जगह क्या आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो बनता लवण, जल और CO2। मतलब धातु कार्बोनेट चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है तो एक ही प्रकार के उत्पाद बनते हैं, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब अम्लों का 5वां गुण है अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया या क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया, इनकी जब आपस में अभिक्रिया होती है तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जो गुण हैं, एक दूसरे के जो इफेक्ट हैं, उनको उदासीन कर देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण ही जब मधुमक्खी, चींटी जब हमारे डंक मारती है और जब वहाँ पर सूजन आ जाती है, क्यों आती है सूजन, क्योंकि मधुमक्खी ने अम्ल का उत्सर्जन किया। तो अम्ल की वजह से उस जगह पर हमारे सूजन आना, जलन होना आदि घटनाएं होती है, तो हम वहाँ पर क्षार का प्रयोग करते हैं। जो क्षार होगा वो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा और हमें राहत प्रदान होगी। तो इस प्रकार से जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है,
जैसे एक ये प्रयोग के द्वारा करते हैं, ये हमने एक यानी परख नली ली और इसमें एक क्षार ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। इस क्षार में जब अपन ये फिनोप्टलीन सूचक डालते हैं तो आपको पता होगा कि क्षार के साथ यानी फिनोप्टलीन सूचक कैसा रंग प्रदर्शित करता है, गुलाबी रंग। और जब अपन इसी यानी प्रखनली में, जबकि इसका यहाँ पर रंग कैसा है, गुलाबी, अपन इसमें अम्ल डालते हैं, ऊपर से HCl की कुछ बूंदें डालते हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल ने इस क्षार के प्रभाव को उदासीन कर दिया, जिसकी वजह से इसका गुलाबी रंग किस में बदल गया, रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो अम्ल है, इस अम्ल की वजह से मतलब क्षार का प्रभाव उदासीन हो जाता है और क्षार की वजह से अम्ल का प्रभाव भी उदासीन हो जाएगा। तो और जैसे ही वापस इसके अंदर क्षार डाला जाता है, वापस इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो ये क्षार है NaOH प्लस HCl अम्ल, जब इसकी अभिक्रिया हुई तो ये बना लवण NaCl और H2O। कहने का मतलब ये है कि जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है और दोनों के गुण खत्म हो जाते हैं और एक यानी तीसरे प्रकार का पदार्थ बनता है लवण। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। छठा गुण पढ़ेंगे अपन अम्लों का, धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्लों की क्रिया। धात्विक ऑक्साइड, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्लों की कैसे अभिक्रिया होती है, जैसे कोई भी धातु ऑक्साइड प्लस उसमें जब अम्ल ऐड करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। अब यहाँ पर अपने को एक विशेष ध्यान देने की बात है कि लवण और जल का निर्माण यहाँ हो रहा है और ये अम्ल है, तो लवण और जल का निर्माण कहाँ हुआ था, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हुआ था और वहाँ पर भी अम्ल था, लवण और जल का निर्माण हुआ है और यहाँ इसका मतलब अम्ल है, लवण और जल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ कौन है, यहाँ पर क्षार है। कहने का मतलब ये है कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होने के कारण ही ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे एक यहाँ पर धातु ऑक्साइड लिया गया है यानी कि कॉपर ऑक्साइड, इसकी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, CuCl2 प्लस H2O और इसका रंग कैसा होता है, नील हरित। तो इस अभिक्रिया में इम्पोर्टेंट ये है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। परीक्षा में आ सकता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करो या एक रासायनिक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करो। तो ये रासायनिक समीकरण लिख करके अपन इसको समझा सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए जब ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अगला गुण है अम्लों का अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार की क्रिया। ये अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया जब क्षार के साथ की जाती है, ये अधात्विक ऑक्साइड है CO2, क्योंकि कार्बन एक अधातु है तो CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जब क्षार के साथ क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। यहाँ पर भी अपने को समझने की बात है कि ये क्षार है, ये लवण और ये जल बन रहा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति है। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, इसकी प्रकृति अम्लीय। जो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय, आपको याद कैसे रखना, ए से ए याद रखना। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के और धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो ये अधात्विक जो ऑक्साइड है ये अम्ल हो गया, इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, तो क्या बन गया, लवण बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये दोनों जो
गुण है इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो अम्लीय की जब यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न दे रखे हैं चैप्टर के बीच में, उनको अपन हल करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न दे रखे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो पीतल और तांबा क्या है, धातु है, और दही और यानी खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। इसका मतलब धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। जो लवण होते हैं वो लवण यानी विषैले लवण बनते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है शरीर के लिए। तो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि धातु पीतल और तांबा एक प्रकार की धातु है और दही में लैक्टिक अम्ल और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें भी एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो विषैले लवणों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में या कोई भी धातु के बर्तनों में खट्टे पदार्थ और दही को नहीं रखा जाता है। दूसरा है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो देखो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, कोई भी धातु हमने ले ली, जैसे जिंक धातु ले ली जो उदाहरण अपने पीछे लिया था, और HCl अम्ल ले लिया तो क्या बनेगा, ZnCl2, ये एक प्रकार का लवण बन गया और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो अब ये समीकरण यानी संतुलित इसको कर लो, हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ 2 कर लिया। देखो जिंक 1 है, एक जिंक हो गया, क्लोरीन 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है ये। तो ये जो प्रश्न क्या कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। जब अपन ये प्रयोग करेंगे तो इस गैस को, हाइड्रोजन गैस को, साबुन का जो घोल होता है उसमें इस गैस को प्रवाहित करते हैं और साबुन के जो बुलबुले बनते हैं उस साबुन के बुलबुलों के ऊपर जब जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती ले जाई जाती है तो वहाँ पट पट की आवाज़ आती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो पट पट की आवाज़ के साथ जलती है। आंसर अपने शब्दों में लिखना है, आपको समझ में आना चाहिए, अपने शब्दों में लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु यौगिक ए ले लिया, जैसे हमने ये ए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है HCl। तो किसका निर्माण हो रहा है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। इसका मतलब किसका निर्माण हो रहा है, जलती मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, CO2। उत्पन्न यौगिकों में से एक से कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, ये कैल्शियम। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए इसमें ये एक, और अब देखो यहाँ पर जब ये CaCl2 आ रहा है, इसका मतलब ये Ca यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये बनता है लवण, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस प्लस जल का निर्माण होता है। तो ये अपने यानी कि पीछे इसके अंदर आया था कि अम्लों के जो गुण आए थे कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया कि धातु यौगिक कौन सा है, तो धातु यौगिक है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट।
ये आज अपन यहाँ तक इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये सभी अम्लों और क्षारों में क्या समानताएं हैं, कि अम्ल और क्षार में क्या असमानताएं तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसके अंदर यानी समानताएं क्या है वो पढ़ेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? मेरा मानना है कि अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से समझाने की। अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि इनका लाभ आपके सहपाठियों को भी मिल सके। धन्यवाद।